third week of development. We have finished with the second week of development. मैंने आपको लेक्चर भेजा था लास्ट टाइम। मैं मेरा लिंक कनेक्ट नहीं हो रहा था माइक्रोसॉफ्ट टीम का, तो आपको लास्ट टाइम मेरा लेक्चर मिल गया था सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट का। यस मैम, आप मिल यस मैम। आपने पढ़ा था सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में क्या हुआ था? नो मैम। नो मैम। कितने आराम से आपने कह दिया सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट नहीं पढ़ा। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आपको समझ के आएगी थर्ड वीक में क्या हुआ। सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में ना जैसे वीक ऑफ 2 है, उसमें 2 हम उसको इस तरह से कहते हैं वीक ऑफ 2। उसमें जो एम्ब्रियोब्लास्ट है उसकी भी 2 लेयर्स बन जाती हैं सेल्स की, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। और जो ट्रोफोब्लास्ट है उसकी भी 2 लेयर्स बन जाती हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है बच्चे, आप लोग बच्चों सुन रहे हो? स्टूडेंट्स आप सुन रहे हो? हाँ जी मैम। यस मैम। सेकंड वीक चूंकि मैं आपको वो भेज चुकी हूँ लेक्चर, आपको वो एक दफ़ा तो रीड कर लेना चाहिए था। अब मुझे ये भी नहीं पता कि आप मेरी बातें, मेरा लेक्चर आप सुन भी रहे हो कि नहीं सुन, लेकिन जो सेकंड वीक है उसमें मैंने आपको बताया है 2 वीक, सेकंड वीक, वीक ऑफ 2 भी इसको कहते हैं। इसमें जो एम्ब्रियोब्लास्ट है उसकी भी 2 लेयर्स बन जाती हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आ जाते हैं। और जो ट्रोफोब्लास्ट है उसकी भी 2 टाइप्स ऑफ सेल्स उसमें भी आ जाते हैं। ठीक है, अब एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट क्या था? पहले हमने आपको बताया था कि वो 1 सेल फर्टिलाइजेशन होगी, सिंगल सेल बना, 2 सेल जाइगोट बना, फिर उसकी स्पेशलाइज्ड सेल डिवीजन हुई, जो कि बहुत कम बच्चों ने मुझे बताया कि क्लीवेज क्या होती है। स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ माइटोसिस होती है जिसमें विद ईच सेल डिवीजन जो उसकी ऑफस्प्रिंग्स होती हैं, जो उसके आगे से वो फर्दर जनरेशन होती है, उनका सेल जो है वो स्मॉलर हो जाता है एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट सेल। ये होती है क्लीवेज। किसी ने मुझे, बहुत कम बच्चों ने ये बताया था, एक आध। तो क्लीवेज जो है स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन, या आप सिंपल माइटोसिस कह रहे थे जो रैपिड होती है। नहीं, रैपिड तो होती है, माइटोसिस भी होती है जस्ट लाइक माइटोसिस, लेकिन माइटोसिस में तो सेल साइज सेम रहता है। वो पहले एस फेज आती है सिंथेसिस, जिसमें वो अपना वो सारा कुछ अपना सेल सारा जो जितनी भी हैं ऑर्गेनेलिस वो सिंथेसाइज कर लेते हैं। इसमें जो है वो उसका सेल्फ साइज जो है फर्दर रिड्यूस होता जाता है। फिर मैंने आपको बताया था मोरूला। मोरूला मैंने आपको ये भी बता दिया, कॉम्पैक्ट बॉल ऑफ सेल्स हैं वो टाइट के अपेरेंट नीचे से अब ये जो सेल्स हैं वो टाइटली एडहेरेंट होती हैं। हेलो जी, अब ये जो टाइटली कॉम्पैक्ट बॉल ऑफ सेल्स जिसको हमने कहा था मोरूला, उसमें फिर फर्दर क्या होता है कि इनर सेल सेग्रीगेट हो जाते हैं, आउटर सेल सेपरेट हो जाते हैं। इनर सेल सेग्रीगेट ये नहीं कि दरमियान में एक स्पेस आ जाती है, वो स्पेसिफाई हो जाते हैं। दे आर डिस्टाइंड टू फॉर्म द एम्ब्रियोब्लास्ट। इनर सेल मैच जो होता है और आउटर सेल मैच जो है वो ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म करेगा। ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट इन फ्यूचर प्लेसेंटा फॉर्म करेगा, और एम्ब्रियोब्लास्ट ऑब्वियसली इन फ्यूचर एम्ब्रियो और फिर फीटस और फिर वो जो इन्फेंट फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये थी सेकंड वीक। थर्ड वीक में अब आप क्या कर रहे हो? सेकंड वीक ये देख लो, ये बाइलैमिनर जर्म डिस्क बनी थी, 2 लैमिना थे, 2 लेयर्स थी। ऊपर वाली जो ब्लूइश नजर आ रही है वो एपीब्लास्ट है, नीचे वाले येलोइश जो है वो हाइपोब्लास्ट है। 2 सेल लेयर्स हैं, 2 कैविटीज बन गई हैं। ठीक है, एम्ब्रियोब्लास्ट की 2 लेयर्स हैं, 2 सेल थिक्स हैं, थिक लेयर्ड है, जिसको हमने एम्ब्रियोनिक डिस्क भी कह सकते हैं। ये एम्ब्रियोब्लास्ट जो है वो 2 डबल लेयर अब बन गई है, और 2 कैविटीज हैं। इसको ऊपर वाली एमनियोटिक कैविटी और नीचे वाली जो है वो योक सैक कैविटी है। और फिर जो है ट्रोफोब्लास्ट जो है उसकी भी 2 लेयर्स बन गई हैं। ये जो आपको प्रॉपर सेल बॉडीज के साथ, सेल न्यूक्लियाई के साथ नजर आ रही हैं, वो साइटोट्रोफोब्लास्ट है। और जो आउटर विद इनडिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज, जिनकी कोई बाउंड्री नहीं है, अलग इंडिविजुअल कोई सेल नहीं है, न्यूक्लियाई भी ऐसे स्कैटर्ड से फॉर्म में पड़े हैं, और एक मैस सा फॉर्म अपीयर हो रहा है जिसको हम सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट कह रहे हैं। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट की 2 लेयर्स, कैविटीज 2, और 2 लेयर्स एम्ब्रियोब्लास्ट। ये वीक ऑफ 2 था। सेकंड वीक के एंड में आपको इस तरह की फॉर्म जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड वीक। थर्ड वीक अब जो है 3 से याद रखो, ट्राइलैमिनर, वो बाइलैमिनर जर्म डिस्क थी, अब ट्राइलैमिनर जर्म डिस्क बन गई है। अब 3 लेयर्स बन जाएंगी जर्म डिस्क की, जो जर्मिनेटिव डिस्क या एम्ब्रियोनिक डिस्क है, उसकी 3 लेयर्स बन जाएंगी। इसको वीक ऑफ 3 भी कहते हैं, या इसको थर्ड वीक जो है इसको गैस्ट्रुलेशन का पीरियड भी कहते हैं। ठीक है,
And what is the gastrulation? This is the process that establishes all three germ layers. Gastrulation इसको ही कहते हैं. ये डेफिनेशन है गैस्ट्रुलेशन की जिसमें ऑल थ्री जर्म लेयर्स जो हैं वो बन जाती हैं. उसको या इस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं. और जर्म लेयर्स, जर्मिनेटिव लेयर्स कौन सी है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं. अगेन बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन. क्या है ये प्रोसेस? क्या होता है? कैसे ये तीन लेयर्स बनती हैं? अब आपको मैंने एम्ब्रियोनिक डिस्क जो शुरू में मैंने एक दिखाई है कि ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये तो आपको कट का आपको दरमियान में क्रॉस सेक्शन दिखाया गया. सरफेस व्यू करोगे तो एम्ब्रियो ब्लास्ट जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन चुका हुआ. ठीक है, अब डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चर है उसकी सरफेस पे एक स्ट्रीक क्या होता है? लाइन होती है ना, एक स्ट्रीक अपीयर होती है ऑन द सरफेस ऑफ द एपीब्लास्ट. एपीब्लास्ट जो ऊपर वाले सेल थे, एक हाइपोब्लास्ट लेयर थी, एक एपीब्लास्ट थी. जो ऊपर वाली लेयर है उस पे एक मिडल में एक लाइन अपीयर होती है. अब ये देखें वो लाइन, ये देखें, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क है. ये सरफेस व्यू उसका दिखाया गया है. ये ऊपर वाला जो एम्नियोटिक कैविटी और नीचे वाली जो थी वो योक सैक कैविटी. ठीक है, ये उनकी जो ये एम्नियन मीन वो मेम्ब्रेन जो कवर कर रही थी एम्नियोटिक कैविटी को, और ये जो है ये योक सैक को जो कवर कर रही थी लेयर. ठीक है, दरमियान में थी एम्ब्रियोनिक डिस्क जिसका मैंने आपको कहा था बाइलैमिनर जर्म डिस्क. अगर गौर करो तो अभी इधर बाइलैमिनर ही है, दो लैमिने, ऊपर वाला जो एपीब्लास्ट है, नीचे वाला हाइपोब्लास्ट है. एपीब्लास्ट जब हम सरफेस से व्यू करते हैं तो आपको एक फेंट सी, इस पे तो जरा थोड़ी क्लियर करके दिखाई हुई है, एक रिज सी एक लाइन नजर आती है जिसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं. ठीक, अब ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक सरफेस से व्यू कर रहे हो, एक लाइन जो सेंटर में अपीयर होनी शुरू हुई है एम्ब्रियो के. इट इज मोर, अब देखो वो जिस तरह से अपीयर हुई है ये उसके कॉर्डल एंड, जो कॉर्डल और क्रेनियल एंड का पता है ना, क्रेनियल टुवर्ड्स द क्रेनियल कैविटी और हेड, कॉर्डल टुवर्ड्स द टेल. अब ये जो लाइन अपीयर हुई है ये आप देखो टुवर्ड्स द टेल मोर है और इट विल प्रोग्रेस टुवर्ड्स द हेड एंड. तो यहीं से इसका क्रेनियल, जो ही ये प्रिमिटिव स्ट्रीक अपीयर हुई है, इसका क्रेनियल और कॉर्डल पोल जो है वो स्पेसिफाई होना शुरू हो गए हैं एम्ब्रियो का. ठीक है, एट द सेम टाइम, या आप कह रहे हो कि एक दिन के बाद कह सकते हो कि इधर साथ ही क्रेनियल साइड पे आपको एक और एक विजिबल, मे बी विजिबल, मे नॉट बी विजिबल, एक स्ट्रक्चर जो स्पेसिफाई हो जाता है जिसको ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन या बकोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है, अगेन ये कंफर्मेशन है कि ये हेड साइड है और ये टेल साइड है एम्ब्रियो. ठीक, गैस्ट्रुलेशन बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक ऑन द सरफेस ऑफ द एपीब्लास्ट. क्लियर हो गया? ये इनिशियल इवेंट उसका शुरू हो गया गैस्ट्रुलेशन का. Initially, the streak is vaguely defined. Obviously, एक faint सी red सी line सी appear होगी, but in a 15 to 16 days embryos, ठीक है, it is clearly visible as a narrow groove with slightly bulging regions on either side. ठीक है, फिर वो ग्रूव बन जाती है. पहले एक लाइन अपीयर हुई थी स्ट्रीक लाइक, फिर क्या होगा उसमें आपको फील होगा कि वो दरमियान में से डिप्रेस्ड है और साइडों से उसके एजेस रेज्ड. The cephalic end of the streak, the primitive node, consists of a slightly elevated area surrounding the small primitive pit. Pit again is a depression. अब ये जो है पीछे जाकर थोड़ा सा बताऊं, ये जो उसका cephalic end है towards the head end, जो cephalic end है streak का ये है, caudal end ये है. cephalic end पे वो कह रहा है कि एक छोटा सा डॉट लाइक डिप्रेशन अपीयर होगा जिसको हम primitive pit कहेंगे. ठीक है, वो डिप्रेशन सा अपीयर हुआ है इसके हेड एंड की तरफ. The cephalic end of the streak, the primitive node, consists of a slightly elevated area surrounding a small primitive pit. वो ये एरिया, ठीक है, primitive node. अब आगे देखते हैं कि इसके साथ क्या सलूक होता है. Cells of the epiblast migrate towards the primitive streak. अब primitive streak, अब पूरी की पूरी बाइलैमिनर जर्म डिस्क थी ना, हमने एपीब्लास्ट पे ये लाइन देखी है. अब जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो माइग्रेट टुवर्ड्स द प्रिमिटिव स्ट्रीक. अब वो जो लाइन सेंटर में अपीयर हुई थी वो सारे एपीब्लास्ट के सारे सेल्स जो है वहां से डिवाइड होके वो माइग्रेट मींस उसके अंदर की तरफ जाना शुरू हो गए हैं स्ट्रीक की तरफ, प्रिमिटिव स्ट्रीक की तरफ. ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है, ये ब्लू कलर के एपीब्लास्ट के सेल्स हैं. अगर टुवर्ड्स द प्रिमिटिव स्ट्रीक देखो तो यहाँ पे सेल डिवीजन हो रही हैं, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है. इट मींस एपीब्लास्ट के सेल जो हैं वो इंक्रीजिंग इन नंबर होने के बाद वो प्रिमिटिव पिट की तरफ, स्ट्रीक की तरफ मूव कर रहे हैं. ठीक है, उस लाइन की तरफ ये मूव करना शुरू हो गया. अब उन्होंने उसका कलर चेंज करके आपको दिखाने की कोशिश की है कि वो मूव होके क्या कर रहे हैं. अपॉन अराइवल इन द रीजन ऑफ द स्ट्रीक, इस लाइन के रीजन में जब ये एपीब्लास्ट के सेल्स पहुंचते हैं
दे बिकम फ्लास्क शेप, उनकी शेप चेंज हो जाती है। फर्स्ट करो वो कलमनर थे या क्यूबाइडल शेप थे, वहां पे आके उनकी शेप चेंज हो रही है, ये आप देख लो उनकी शेप फ्लास्क शेप बन जाते हैं। दे डिटैच फ्रॉम द एपीब्लास्ट, अब एपीब्लास्ट से सेपरेट हो गए वो, अब वो चेंज होना शुरू हो गए, उनकी शेप भी चेंज हो गई है, उनकी आगे फेट भी चेंज होनी शुरू हो गई, वो डिटैच हो रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द एपीब्लास्ट एंड स्लिप बीनीथ इट, एपीब्लास्ट के नीचे जाना शुरू हो गए, ठीक है, उसके नीचे तो हाइपोब्लास्ट पड़ी थी ना, तो इन दोनों के दरमियान भी वो मूव होना शुरू हुए हैं, जो नए सेल्स फॉर्म हुए हैं फ्लास्क शेप, एंड दीज आर ड्राइव फ्रॉम द एपीब्लास्ट, ठीक है। This process, inward movement of these epiblast cells, is known as invagination. ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, कोई नहीं ma'am. सुन रहा, ये मैं अहमद से पूछूंगी बाद में। Yes, ma'am. Once the cells have invaginated, एक दफा वो इन्वेजिनेट हो गए, some displace the hypoblast. अब ये देख सकते हो आप कि पहले तो वो इन दोनों के दरमियान में आ रहे थे, फिर उन्होंने क्या किया, ये प्लास्टिक सेल्स ने ये जो नीचे हाइपोब्लास्ट वाले हैं इनको भी धक्का मार के नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है, ऊंट की तरह कैमे में घुसना शुरू हुए, पहले सर घुसाया, पूरे का पूरे घुसना शुरू हो गया। Once the cells have invaginated, some displace the hypoblast, creating the embryonic endoderm, and other come to lie between the epiblast and the newly created endoderm to form the mesoderm. इससे आपको क्या पता चला कि ये जो एपीब्लास्ट थे इसमें से जो टुवर्ड्स द प्रिमिटिव स्ट्रीक थे सेल जो हैं वो कोई स्पेसिफाई हुए हैं, कोई सिग्नल्स उनको मिले हैं, शेप चेंज हुई, फिर डिटैच हुए और वो डिस्प्लेस हो गए नीचे की तरफ। नीचे जाके ना सिर्फ इन्होंने इन दो हाइपोब्लास्ट एपीब्लास्ट के दरमियान में अपनी रिहाइश अख्तियार की, बल्कि वो नीचे जो हाइपोब्लास्ट सेल्स थे वो उनको भी धक्के मार के उनकी जगह को रिप्लेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जो सेल्स वो जो इनको मूव करके रिप्लेस करके आए हैं हाइपोब्लास्ट को, वो वाले सेल्स वो एंडोडर्म बना देंगे, और जो इन दोनों के दरमियान में रिजाइड करेंगे एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान में, वो फ्यूचर मीजोडर्म बना देंगे, और जो ऊपर रह जाएंगे एपीब्लास्ट वो एक्टोडर्म बना देंगे, ठीक है। तो ये तीन जर्म लेयर्स गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस कैसे बन गया, ये आपने देख लिया कि एपीब्लास्ट के सेल्स, तो इससे आपने ये रिजल्ट आपने निकाला है, ये कंक्लूजन निकला कि एपीब्लास्ट जो थी उसने तीनों जर्म लेयर्स फॉर्म की, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वेजिनेशन ये सेल्स जो है इन्होंने डिस्प्लेस किया है हाइपोब्लास्ट को भी, वो एंडोडर्म बना देंगे, जो इन बिटवीन द हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट आगे वो मेसोडर्म बना देंगे, और जो ऊपर रह जाएंगे एपीब्लास्ट के सेल्स वो फ्यूचर एक्टोडर्म बना देंगे। Cells remaining in the epiblast, they will form the ectoderm. Okay? Thus, the epiblast, through the process of gastrulation, is the source of all the germ layers, and cells in these layers will give rise to all of the tissues and organs in the embryo. ठीक हो गया? बाद में हम पढ़ेंगे कि ये जो है मेसोडर्म कौन से स्ट्रक्चर्स बना रही है, एंडोडर्म कौन से स्ट्रक्चर्स बना रही है, और एक्टोडर्म कौन से स्ट्रक्चर्स बना रही है, ये हम फिर बाद में फर्दर अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब ये ओरोफिंजियल मेम्ब्रेन या ओरोफिंजियल मेम्ब्रेन क्या थी? द ओरोफिंजियल मेम्ब्रेन एट द cranial end of the disc consists of a small region of tightly adherent ectoderm and endoderm. अब ये आप देखो इसके दरमियान में इंटरवीनिंग मेसोडर्म नहीं है। अब ये जो है स्पेसिफिक रीजन जो है ये पेल सा सर्कुलर सा रीजन विजिबल होता होगा उस पे एम्ब्रियोनिक डिस्क पे, ओरोफिंजियल मेम्ब्रेन या बकोफिंजियल मेम्ब्रेन जिसको कहा है, वहां पे क्या स्पेसिफिक उस एरिया की बात है, उस एरिया की स्पेसिफिक बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म है और वो आपस में टाइटली एडहेरेंट है, और इनके दरमियान में मेसोडर्म नहीं है। बाकी सारे एरियाज में एक्टोडर्म एंडोडर्म के दरमियान में मेसोडर्म है, एक ओरोफिंजियल रीजन में नहीं है, और एक बाद में आप देखोगे इधर क्लोएकल मेम्ब्रेन अपीयर होगी, उस रीजन में जो है वो मेसोडर्म नहीं होगी, सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म वो एक दूसरे के साथ टाइटली एडहेरेंट है। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया? कोई नहीं बोलेगा, सारे सो गए ऑन करके। Yes, ma'am. Yes, ये जो ma'am. दो Yes, बच्चियों की ma'am. आवाज आती है और दो लड़कों की आवाज आती है, जब आपकी ऑन कैंपस क्लासेस शुरू होंगी ना, मैंने इन बच्चों को जरूर देखना है। ये दो बच्चे कौन से थे? दो लड़कियां थी और दो लड़के थे, जो हमेशा जो कहते थे यस मैम, और इनकी आवाजें आती थी। मेरी जो मेंटली जो प्रेजेंट होते हैं ना बच्चे, वो टोटल 4 हैं मेरे ख्याल में। नो फॉर्मेशन ऑफ द नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है, और ये सी फॉर्मेशन ये भी थर्ड वीक में ही बनेगी, और इम्पोर्टेंट है, ये जरा गौर से सुन लें, फिर बाद में आपको ये ना कहना कि हमें समझ नहीं है। अब ये तो आपने देख लिया प्रिमिटिव स्ट्रीक में इन्वेजिनेशन हुई। अब ये जो प्रिमिटिव नोड था जो क्रेनियल एंड ऑफ दिस स्ट्रीक था, उसमें भी ये प्रोसेस हो रहा है इन्वेजिनेशन का।
ठीक है। अब उसमें जो प्रोसेस हो रहा है उसके सेल्स को उसने एक डिफरेंट नाम दे दिया, प्री-नोटोकॉर्डल cells invaginate in the primitive node and move forward cranially in the midline until they reach the precaudal plate. Precaudal plate क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। These pre-notocaudal cells, पहले तो pre-notocaudal cells पे हम फोकस करते हैं कि जो इन्वेजिनेट हुए हैं इन द एरिया ऑफ प्रिमिटिव नोड, ठीक है, और वो फर्दर क्रेनियली मूव कर रहे हैं। These pre-notocaudal cells become intercalated in the hypoblast so that for a short time the midline of the embryo consists of two cell layers that form the notocaudal plate. ठीक है। अब ये जो प्री नोटोकॉर्डल सेल्स जो है ये प्रिमिटिव नोड के एरिया में ये इन्वेजिनेट हुए हैं, ये जो है ये इंटरकलेटेड मीन उसके दरमियान में आके फिट हो गए हैं जो हाइपोब्लास्ट थे, ठीक है। सो दैट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द मिडलाइन ऑफ एम्ब्रियो, इसमें दो मिडलाइन ऑफ एम्ब्रियो जो है उसमें प्री नोटोकॉर्डल सेल्स आ गए, नोटोकॉर्डल प्लेट वो फॉर्म करेंगे। ये आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे एक क्लोएकल मेम्ब्रेन भी अपीयर होनी शुरू हो गई है कॉर्डल एंड की तरफ। अभी तो हम नोटोकॉर्डल सेल्स की बात कर रहे हैं। प्री नोटोकॉर्डल एरिया भी आया था, वो क्या होती है प्री कॉर्डल प्लेट इटसेल्फ फॉर्म्स बिटवीन द टिप ऑफ द नोटोकॉर्ड एंड द ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन। ये टिप ऑफ द नोटोकॉर्ड एंड ओरोफिरिंजियल मेम्ब्रेन, ये प्री नोटोकॉर्डल सेल्स मूव कर रहे हैं और ये दरमियान में जो है नोटोकॉर्डल प्लेट, प्री नोटोकॉर्डल प्लेट जो फॉर्म हुई है वो इस एरिया में फॉर्म हुई है, ये बकोफिरिंजियल मेम्ब्रेन से लेके ये यहाँ तक इस दरमियान वाले एरिया में फॉर्म हुई है। अब ये देखो दोबारा, द प्रीकॉर्डल प्लेट itself forms between the tip of the notochord and the oropharyngeal membrane and is derived from some of the first cells that migrate through the node in the midline and move in a cephalic direction. Later, the precaudal plate will be important for induction of the forelimb. ठीक है, ये जो फर्दर ये जा रही है आगे, ये क्रेनियल एंड की तरफ ये फोरवेन इंड्यूस करेगी। अभी फिलहाल प्रीकॉर्डल प्लेट को हम भूल जाते हैं, हम वापस उस पे आते हैं नोटोकॉर्ड के सेल्स को, प्री नोटोकॉर्डल सेल्स होते हैं। एज द हाइपोब्लास्ट इज रिप्लेस बाय द एंडोडर्म सेल्स, वो हमने कहा था कि जो प्रिमिटिव पिट या प्रिमिटिव नोड की तरफ से वो जो इन्वेजिनेट हुए थे सेल्स वो मिड लाइन में आ गए थे और हाइपोब्लास्ट के दरमियान में हाइपोब्लास्ट सेल्स जो थे वहां पे इंटरकलेट हो गए थे आके, तो वो उसने क्या कहा है, as the hypoblast is replaced by the endoderm cells moving in at the stream, the cells of the notochordal plate proliferate and detach from the endoderm. They then form a solid body of cells, the definitive notochord. ये अभी तक देखिए। अब ये हाइपोब्लास्ट के सेल्स मैंने आपको बताया कि जो मिड लाइन वाले स्ट्रक्चर में कुछ अर्से के लिए टेम्परेरीली वो रिजाइड करेंगे टुवर्ड्स द क्रेनियल साइड, वो प्री नोटोकॉर्डल सेल्स जो थे वो इंटरकलेक्टेड जो मैंने आपको बताया दरमियान में आके वो फिक्स हो गए हैं, दरमियान में उन्होंने जगह अपनी रख ली है, वहाँ पे दरमियान वाली मेसोडर्म भी नहीं है। और वो ये जो सेल है ये क्या करेंगे कि ये इकट्ठे होंगे और डिटैच हो जाएंगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हाइपोब्लास्ट, वो सेपरेट हो गए और उससे डिटैच होके ये सेंटर में एक मिड लाइन एक्सिस और स्ट्रक्चर सेंट्रल एक्सिस बना देंगे जिसको हम नोटोकॉर्ड कह रहे हैं, ठीक है। अब इधर से पढ़ लो, शायद थोड़ी आपको दोबारा समझ आ जाए। स्कीमेटिक व्यू इलस्ट्रेटिंग फॉर्मेशन ऑफ द नोटोकॉर्ड whereby the pre-notochordal cells migrate through the primitive streak, become intercalated in the endoderm to form the notochordal plate. ये आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया है, सरफेस व्यू से दिखाएं तो ये पूरी एक लॉन्गिट्यूडनल सी प्लेट बनी हुई है। एंड फाइनली दिस प्लेट डिटैच फ्रॉम द एंडोडर्म टू फॉर्म द डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड। ये प्लेट जो है ये डिटैच हुई है, एलिवेट हुई है, सेपरेट हो गई है एंडोडर्म से और ये इसने कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड। Because these events occur in a cranial to caudal sequence, portions of the definitive notochord are established in the head region first. ठीक है, ये सीक्वेंस जो है हेड से टेल की तरफ जा रहा है तो पहले नोटोकॉर्ड जो है वो बनेगी हेड की तरफ, फिर टेल की तरफ वो प्रोग्रेस करती है, ठीक है। ये सेंटर में ब्लैक सा जो आपको नजर आ रहा है ये लेटरल व्यू है कट एज का, तो ये दरमियान में नोटोकॉर्ड आ गई, ठीक है। The notochord and pre-notochordal cells extend cranially. Notochord बनती जा रही है और pre-notochordal cells extend कर रहे हैं cranially to the precaudal plate, an area just caudal to the oropharyngeal membrane. ये oropharyngeal membrane है, ये precaudal mesoderm दरमियान में आनी, ठीक है। And caudally to the primitive pit तक जाएगी, ठीक है।
At the point where the pit forms an indentation in the epiblast, the neurenteric canal temporarily connects the amniotic and yolk sac cavities. अब temporarily इस साइड पे जो है अभी ये बाद में क्लोज हो जाएगी, ये दोनों, ये amniotic cavity और दूसरी जो है yolk sac cavity, ये आपस में temporarily connected है primitive pit के एरिया में, वहाँ पे neurenteric canal बनी है, temporarily बाद में ये क्लोज हो जाएगी. क्लोएकल मेम्ब्रेन जैसे मैंने आपको बता दिया था कि टुवर्ड्स द कॉर्डल एंड एक मेम्ब्रेन अपीयर होती है, उसी तरह जहाँ पे सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म आपस में टाइटली एडहेरेंट है, नो इंटरवीनिंग मेसोडर्म इज देयर. दो रीजन्स हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क में, एक ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन है और एक क्लोएकल मेम्ब्रेन है. एज द नेम इंडिकेट, यहाँ पे जो पर्चर बनेगा वो ओरल कैविटी का बनेगा, यहाँ पे जो पर्चर बनेगा वो एनल पिट या एनल कैनाल का बनेगा. ठीक है. Cloacal membrane is formed at the caudal end of the embryonic disc. This membrane, which is similar in structure to the oropharyngeal membrane, consists of tightly adherent and ectoderm and endoderm cells with no intervening mesoderm. When the cloacal membrane appears, the posterior wall of the yolk sac forms a small diverticulum that extends into the connecting stalk. जैसे ये दरमियान में फजूल इसको करने की जरूरत तो नहीं थी बुक वाले को, लेकिन ये दरमियान में अचानक ही ये दो लाइनें या एक लाइन एक्स्ट्रा ऐसी डाल देता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. फिलहाल आप जहां तक रखें कि क्लोएकल मेम्ब्रेन बनी और ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन बनी. अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये जो दो लाइनें हैं ये पीछे, ये आपको है कि इसके अगर फर्दर कॉर्डली जाओ टेल की तरफ तो ये डाइवर्टिकुलम जो है ये इसका योक सैक का बना हुआ है, तो ये इसको एलेंटॉइज कहते हैं. क्लोएकल प्लेट या क्लोएकल मेम्ब्रेन के फर्दर कॉर्डली अगर जाओ तो एक डाइवर्टिकुलम आपको नजर आ रहा है जिसको एलेंटॉइज कह रहे हैं, योक सैक. एट दिस पॉइंट अगर आप याद नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. दिस डाइवर्टिकुलम द एलेंटॉइज वही दोबारा आ गया, ये जो बना है ये फ्यूचर कनेक्टिंग स्टॉक होगा, अभी वो बनी नहीं है कनेक्टिंग स्टॉक जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहेंगे. ठीक है. दिस डाइवर्टिकुलम द एलेंटोएंटेरिक डाइवर्टिकुलम और एलेंटॉइज अपीयर्स अराउंड द 16th डे ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि 16th डे ऑफ डेवलपमेंट पे आपको ये फीचर भी एम्ब्रियो में नजर आना शुरू हो जाता है जिसको एलेंटॉइज कहते हैं. Although it's in some lower vertebrates, the allantoins serve as a reservoir for the excretion products of the renal system. But in humans, it remains rudimentary. इसका कोई function नहीं होता, rudimentary रहता है, but may be involved in anomalies of the urinary bladder. Further in future आप देखोगे. Anyway, 16th day of development पे allantois एक structure होता है, diverticulum होता है, ये इसका yolk sac membrane का connecting stalk की तरफ जो आप visualize कर सकते हो. ठीक है. 16th day of embryo. Establishment of the body axis. अब body axis क्या होते हैं? Axis central axis, जब जो primitive streak और ये सेंटर में उसके बाद जो ये नोटोकॉर्ड बनी थी, ठीक है, स्ट्रक्चर इन द मिडलाइन एक्सिस. जब ये मिडलाइन एक्सिस डिफाइन हो गया, जब वो उसका क्रेनियल एंड और कॉर्डल एंड डिफाइन हो गया, तो इसका मतलब ये है कि उसका राइट लेफ्ट भी डिफाइन हो गया होगा. एक्सिस ऑफ द बॉडी जो है वो उसका प्री एक्सियल, पोस्ट एक्सियल या एक्सिस के सेंट्रल पोर्शन के करीब कौन सा पोर्शन है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन कौन सा है. ठीक है. ये थोड़ा बहुत आप जस्ट फॉर ओरिएंटेशन ये आप सुन लो. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बॉडी एक्सिस, इसमें एक्सिस में क्या आ गया? एंटीरियर पोस्टीरियर जिसको हम एपी कहेंगे, या क्रेनियल और कॉर्डल, सुपीरियर इंफीरियर. लेकिन इस वक्त हमने सुपीरियर इंफीरियर नहीं बोलना, हमने क्रेनियल और कॉर्डल ही बोलना है. एम्ब्रियो की स्टेज पे क्रेनियल मींस टुवर्ड्स द हेड रीजन, caudal mean towards the tail region. Dorsal ventral, dorsal पता ही आपको towards the back, ventral towards the front, and right and left. ठीक है. left and right occurs early in the embryogenesis and is probably initiated during the late morula to the blastocyst stage. ये वहीं पे establish होना शुरू हो जाता है body axis का. ठीक है. तो जो बाइनरी जर्म डिस्क बनी थी वो ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज पे बननी शुरू हो गई है, तो वो तभी वो सेंट्रल वो एक्सिस जो उसका था वो प्रिमिटिव स्ट्रीक अपीयर हुई है. जो ही प्रिमिटिव स्ट्रीक अपीयर होती है तो आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि इसका हेड रीजन कौन सा है, इसका टेल रीजन कौन सा है, इसका राइट लेफ्ट कौन सा है, इसका एंटीरियर पोस्टीरियर कौन है. डेवलपमेंट विद द एपी एंड डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस स्पेसिफाइज प्रायर टू द लेफ्ट एंड राइट. लेफ्ट टू राइट इससे पहले आपको उसका एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस डिफाइन हो जाती है. A fate map established during gastrulation. Gastrulation में क्या होता है कि एक उसका मैप, उसकी फेट भी एस्टेब्लिश हो जाती है कि ये फर्दर इन फ्यूचर ये क्या बनेगा. तो एक फेट मैप, ये डायग्राम ये आपकी बुक्स में बनी हुई है, इसको फेट मैप कहेंगे. फेट मैप मींस मैप की फेट क्या है, ये जो मैप बना है उसकी फर्दर फेट क्या है.
dorsal view of the germ disc, ये germ disc है, bilaminate trilaminate germ disc, showing the primitive streak, ये primitive streak नजर आ गई, ठीक है, and a fate map for epiblast cells. अब ये जो मैप था उसकी फेट क्या है, ये इसकी सिर्फ एपिब्लास्ट के सेल्स की फेट है कि वो क्या क्या बना रहे हैं. अब आप ये देख लो, क्रेनियल एंड ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये कॉर्डल एंड देख लो, ये क्या बना रहे हैं. Epiblast cells migrates to the specific parts of the node and streak. Primitive node and primitive streak के specific part में से जो epiblast के cells move कर रहे हैं वो specified हैं कि उन्होंने future में क्या form करना है. And their path of migration, ठीक है, determines what type of mesoderm they will form. तो इससे हमें ये पता चला कि ये fate map जो है ये basically ये mesoderm जो है ये उसके फ्यूचर का बता रहे हैं कि वो फ्यूचर में क्या फॉर्म करेगा. ये मैप हमें ये बताएगा. ठीक हो गया. ये बेसिकली मैप जो है इट इज फॉर द एपिब्लास्ट सेल्स एम्ब्रियोनिक डिस्क. देखो टुवर्ड्स द नोड और मोस्ट पेरिनियल साइड वो जो है वो सेल्स जो मूव कर रहे हैं उन्होंने नोटोकॉर्ड फॉर्म किया. फर्दर क्रेनियल साइड पे लेटरल साइड के जो एपिब्लास्ट के सेल्स थे वो पैरेक्सियल मेसोडर्म फॉर्म करेंगे. नीचे की तरफ आओ, जो ग्रीनिश आपको नजर आ रहा है इसका टुवर्ड्स द थोड़ा सा कॉर्डल एंड पे आओ तो वो जो है वो इंटरमीडिएट मेसोडर्म फॉर्म करेंगे, वो वाले एपिब्लास्ट सेल्स. और जो फर्दर कॉर्डल साइड पे मूव कर रहे हैं एपिब्लास्ट के सेल्स टुवर्ड्स द मेसोडर्म वो लेटरल प्लेट मेसोडर्म फॉर्म करेंगे. फर्दर कॉर्डल या टेल की तरफ तो वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म फॉर्म करेंगे एपिब्लास्ट सेल्स. इसको कहते हैं फेट मैप ऑफ बॉडी. ठीक है. Regions of the epiblast that migrate and ingress through the primitive streak have been mapped and their ultimate fates have been determined, जैसे आपको next figure में दिखाया है. For example, cells that ingress through the cranial end of the region of the node become precaudal plate and notochord. ऐसे दिखाया है ये notochord और further जो जाएंगे वो precaudal plate बनेंगे. अच्छा. Those migrating at the lateral edges of the node and from the cranial end of the streak will form the paraxial mesoderm. Cells migrating through the mid-streak region will become the intermediate mesoderm. And those migrating through the caudal end of the streak will form the lateral plate mesoderm. And cell migrating through the caudal most part of the streak contribute the extraembryonic mesoderm. The other source of the tissue is the primitive yolk sac or hypoblast. ठीक है. हाइपोब्लास्ट बाकी जो रह गया. ऑब्वियसली एपिब्लास्ट नहीं, ये हाइपोब्लास्ट के सेल्स भी फॉर्म करने हैं ना जो फ्यूचर में फिर वो एंडोडर्म फॉर्म करेंगे. ये था फेट मैप ऑफ मेसोडर्म. अब ट्रोफोब्लास्ट होता है, ये तो आपने एम्ब्रियोब्लास्ट की आपने चीजें देखी है ना अभी थर्ड वीक में ट्रोफोब्लास्ट के क्या साथ क्या सलूक हो रहा है वो भी देख लेते हैं. प्राइमरी विला. By the beginning of the third week क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट is characterized by the primary villi. अब प्राइमरी विलाई क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ट्रोफोब्लास्ट की बननी शुरू होती हैं. ये पीछे जाके आप ये आगे भी है. ये एम्ब्रियो था और ये ट्रोफोब्लास्ट आ रहा. इसमें उसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इतनी क्लियर नहीं हो रही. पीछे जो फर्स्ट मैंने स्लाइड दिखाई थी उस पर देख. ये यहाँ पे जो है ये इसकी अभी ये है, ये फिर प्रोजेक्शंस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरह बिलाई लाइक बनेंगी जिसमें ये साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है वो सिंट्रोट्रोफोब्लास्ट के अंदर की तरफ मूव करेगा. ये प्रोजेक्शन जो करके एलिवेशन होगी तो वो उसको हम प्राइमरी विलस कहेंगे. Primary villus. By the beginning of the third week, the trophoblast is characterized by the primary villus that consists of a cytotrophoblast core covered by a syncytial layer. ठीक है. कोर उसके सेंटर में साइटोट्रोफोब्लास्ट होंगे, प्रॉपर्ली वेल डिफाइंड सेल बॉडीज वाले, न्यूक्लियाई वाले, और आउटर जो उसका आउटर कवरिंग जो होगी या कोट जो होगा वो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट का होगा. सिंसिटियम लाइक स्ट्रक्चर होगा, नो वेल डिफाइंड सेल बाउंड्रीज और ऐसे सिंसिटियम लाइक स्ट्रक्चर होगा. ठीक है. तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये आपको कट सेक्शन उसका दिखाया गया हुआ है. प्राइमरी विलस जो है उसका स्ट्रक्चर ये होगा. द कोर इज ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड द कोट इज आउटर कवरिंग इज सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट. ये थी प्राइमरी विलस. फर्दर कुछ दिन गुजरेंगे, 1-2 दिन के बाद क्या होगा, सेकेंडरी विलस बनेगी. वो कैसे बनेगी, ये जो कोर है इसका साइटोप्लाज्म का, इसके अंदर मेसोडर्मल सेल्स
वो इन आएंगे, पेनिट्रेट करेंगे, मेसोडर्मल कोर फॉर्म कर देंगे। अब ये 3 लेयर्स जो बन गई, इनर कोर इज मेसोडर्म, फिर कवरिंग आ गई साइटोट्रोफोब्लास्ट की, और फिर आउटर मोस्ट इज सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। इस फॉर्मेशन को हम कह देंगे सेकेंडरी विलस। और फिर टर्शियरी विलस वो होगी जिसमें आपको फर्दर मेसोडर्मल सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे इनटू द ब्लड सेल्स एंड द ब्लड वेसल्स फॉर्म होनी शुरू होंगी, और इसको फिर हम टर्शियरी विलस कह देंगे। अब ये प्राइमरी विलस हो गई ये वाली। सेकेंडरी विलस की डिस्क्रिप्शन देखें। ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट mesodermal cells penetrate core of primary villus and grow towards the decidua. Decidua maternal जो था endometrium, pregnant endometrium को decidua कहते हैं। The newly formed structure is now known as secondary villus. ठीक हो गया। अब tertiary villus क्या हो गया? By the end of the third week end में ये जो ट्रोफोब्लास्ट था उसके साथ क्या स्लूक हुआ है कि उसमें टर्शियरी विलाई बनी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो पेनिट्रेट कर रही हैं डेसिडुआ मीन मैटरनल एंडोमेट्रियम के अंदर। प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम जो था उसके अंदर पेनिट्रेट कर रही हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उसके अंदर सूडोपोडिया की तरह उन्होंने अपने पैर एंकर कर दिए। अब टर्शियरी विलस कैसी थी कि उसमें मेसोडर्मल सेल्स इन द कोर ऑफ द विलस begins to differentiate into the blood cells and small blood vessels forming the villus capillary system. Intervillus capillary system विलाई के अंदर कैपिलरीज डेवलप हो गई। This villus is now known as the tertiary villus or a definitive placental villus. ठीक है, यही बनेगी, यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगी जो कनेक्शन करेंगे विद द मैटरनल जो एंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स हैं। एट दिस टाइम उन ब्लड वेसल्स को हम साइनोसाइड्स कहेंगे, और जो साइनोसाइड्स हैं वो उनके साथ कनेक्शन होगा इन कैपिलरीज का, तो वो ब्लड जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा फ्रॉम द मैटरनल यूट्रस टुवर्ड्स द फीटल, ये जो बना था ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो इस तरह से फीटो प्लेसेंटल मैटरनल फीटल जो सर्कुलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, जो अब न्यूट्रिशन है उसको फीटस को वो मैटरनल ब्लड से मिलनी शुरू हो जाएगी। ये बन गया, कुछ इस तरह की अरेंजमेंट बन गई। प्रीसोमाइट एम्ब्रियो, प्रीसोमाइट का सोमाइट से पहले का एम्ब्रियो, यानी कि एट द एंड ऑफ द थर्ड वीक जो है वो ये इसकी शक्ल होती है, जो कंसेप्टस होता है, जो कंसीव किया हुआ फीटस, उसकी ये शेप, ये एम्ब्रियो है और ये ट्रोफोब्लास्ट है जो प्लेसेंटा फॉर्म करेगा, और ये मैटरनल वो यूट्रस की ये लाइनिंग है। इस तरफ यूट्राइन कैविटी, ये इम्प्लांट हो चुके अंदर जाकर। ठीक है, ये थर्ड वीक था। यहाँ तक हमने थर्ड वीक एक क्विक रिव्यू सा किया। अभी इसमें बहुत सी चीज़ें रहती हैं जो हम अल्लाह करे कि आपका वो खुल जाए, आप कॉलेज खुल जाए तो ऑन कैंपस जो है वो ज़ाहिर है फेस टू फेस आप जो इंटरेक्शन करोगे उसमें आपको जो चीज़ समझ नहीं आती आप वो जागे होते हो उस वक्त दरमियान में पूछ लेते हो। अभी तो आप कम्प्लीटली सो चुके हो, कुछ पता नहीं है कि आपका मंडे को आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। फिलहाल तो एक अनसर्टेनिटी सी है, एक बस नोटिस आया था लेकिन हमें यूएचएस की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया, हमें अपने प्रिंसिपल ऑफिस से कोई नोटिस नहीं आया, हमें अपनी हेल्थ वालों का कॉलेज को कोई नोटिस नहीं आया कि आपने कॉलेज मंडे से खोलने हैं। तो इसलिए फिलहाल जो है वो आपने अभी आप हमारी तरह अभी इसी तरह दरमियान वाली स्टेज में ही हो। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है अबाउट द सप्लीमेंट्री स्टेज ऑफ दिस अपर लिम आपकी हुई। अपर लिम की जो सप्लीमेंट्री स्टेज है दैट वाज सपोज्ड टू बी हेल्ड टुमारो, ऐसे ही था ना बच्चों? आप जाग जाओ सारे। यस मैम। यस मैम। मैम अब तो बहुत परेशान होशियार हो गए। अब सारे होश में आ जाएंगे। अब मुझ पे सवालों की बौछार हो जाएगी। अब ऐसे ऐसे मेरे मैम बहुत कॉन्सेप्ट परेशान। हाँ सुनो, अब मेरे ऐसे कॉन्सेप्ट्स बच्चों के क्लियर होंगे, मुझे भी ऐसी नई चीजों का पता चलेगा लेक्चर के बाद कि जो मुझे पता चलेगा कि मैं भी दुनिया में आ गई और बच्चे भी दुनिया में आ गए। हमारी मैम लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आपकी आवाज कट रही है। और बेटे वैसे जो आप जिनको सप्ली वाले कह रहे हैं उन्होंने कहा था उनको सप्ली वाले कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा जो आहिस्ता बोल रहा है बच्चा, क्या कह रहा है? आप कह रही हैं ना जो सप्ली वाले बच्चे हैं, हमें उन्होंने कहा था कि आपको हम सप्ली वाले बच्चे नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि आपका जो पेपर है वो गलती से कैंसिल हुआ। भाई सॉरी भाई, गलती होगी, मैंने सप्ली वाले बच्चे कह दिया। सप्ली वाले बच्चे नहीं, सप्ली वाली स्टेज होती है। बच्चे रेगुलर ही हैं, उनके ना वो क्या हो सकता, सबमिट नहीं हो सकता है ना, कुछ ऐसे ही था, वो फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। बहुत परेशान हो गए थे। बहुत परेशान हो गए, हम खुद भी बड़े परेशान थे।
अच्छा, अब क्या करना है कि अब आप लोगों ने जो वो 35-40 जो बच्चे हैं ना सारे, उन बच्चों की पहले तो थी कि कल हमने स्टेज लेनी थी, रीस्टेज। कल क्या डेट थी फिर? तो पहले हमने सोचा कि शायद अब कॉलेज खुल जाएंगे, 7th को हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, कोई नोटिस आए, यूएचएस की तरफ से कोई नोटिस आए कि हमें पता चले कि जी वाकई कॉलेज खुल गए। तो हमने तो यही मैम रखा बायोकेमिस्ट्री वाली मैम तो कह रही थी आ गया नोटिस। इसका आगे नोटिस बायोकेमिस्ट्री वाली मैम कह रही है आ गया नोटिस, आपको भी थोड़ी देर मैम उन्होंने कहा था कि कॉलेज खुल रहे हैं मंडे को, नोटिस वगैरह का कुछ नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने ये बता दिया था कॉलेज खुल रहे हैं। बेटे वर्बल तो कोई चीज नहीं होती ना, हर चीज इन राइटिंग होती है, ये बात हमेशा याद रखना अपनी मुस्तकबिल के लिए। हर चीज जो है रीस्टेज ऑनलाइन नहीं हो सकती इन राइटिंग। सब रीस्टेज का क्या बता रही थी? बेटे हमारी जो गवर्निंग बॉडी है, जो हम इस वक्त बैठे हुए हैं, हमें प्रिंसिपल साहब ने ऑर्डर करने हैं, और प्रिंसिपल साहब को ऑर्डर्स कहाँ से आने हैं? उनको आने हैं यूएचएस की तरफ से ऑर्डर। यूएचएस को कहाँ से आने हैं? उनको हेल्थ की तरफ से ऑर्डर आने हैं। अब ये एक चेन है, हमने अपने अपने सीनियर्स को फॉलो करते जाना है, ठीक है। अब हमें जो ही ऑर्डर मिलेंगे हम उसी वक्त पोस्ट कर देंगे, और हम भी खुश होंगे, हम भी शुक्र करेंगे। पहले हमने ये था कि ऑन कैंपस आप आओगे तो ऑन कैंपस हम आपसे छोटे से एमसीक्यूज ले लेंगे, जो ये 40 बच्चे रह गए थे, ठीक है, थोड़े से एमसीक्यूज ले लेंगे, एमसीक्यूज होके आपकी स्टेज हो जाएगी। अब चूंकि वो अभी तक हमें कुछ पता नहीं है, पहले तो हमने ये अपने लेक्चर्स भी सस्पेंड करने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि कोई नोटिफिकेशन नहीं आया इसलिए हम कोई चीज नहीं कर सकते। फिर लेक्चर भी हमने रखा हुआ था, तो बच्चों ने जाहिर है दूसरे शहरों से आना था, तैयारियां करनी थी। चलो कोई नहीं, लेक्चर तो आपने जिस तरह से लिया चलते फिरते, मेरी तो कमाई हलाल हो गई है ना कि मैंने अपने आज के दिन की अर्निंग कर ली, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये अब कल जो है वो स्टेज नहीं हो रही, स्टेज जो है आपकी जो बच्चे रह गए थे उनकी अब 7th को स्टेज है। अगर तो कॉलेज खुल जाते हैं तो फिर हम कॉलेज में आपको छोटा सा एक एमसीक्यूज का टेस्ट दे देंगे, और अगर कॉलेज नहीं खुलते तो ऑनलाइन ही वही टेस्ट आपका ऑनलाइन चला जाएगा, ठीक है। तो मैम जो आर्ट को सब के लिए कोशिश करना कि आप फौरन जो है ना वो टाइम पर सबमिट करा दें। मैम 8 को हमारी सब स्टेज भी है, 8 और 9 को। हाँ जी, अब सब स्टेज जो है सुने, आपकी सब स्टेज भी हमने आगे कर दी है, आपकी सब स्टेज भी आगे कर दी। अब ये मैं आगे कर दी है, लेकिन आपने ये जो बच्चे हैं ना 35-40 जो बच्चे हैं, आप अपना वो 2 एग्जाम, ठीक है, वो एग्जाम दे के उसके बाद आपको वो आप सब स्टेज की तैयारी कर लो। इतना टाइम हम आपको देंगे कि आप सब स्टेज की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू मैम। और मैम स्टेज 5 और क्या होगा? एमसीक्यू बेस्ड वाइवा टेस्ट। मैम वाइवा बेस्ड अभी ले आप ले। कह रही हैं कि स्टेज भी डिले हो गई है, रीस्टेज भी डिले हो गई है, सब स्टेज भी डिले हो गई है। सब स्टेज भी डिले कर दी, डेट आपको दिन में बता देंगे, आज नहीं तो कल आप सब स्टेज की डेट भी बता देंगे। और ये बच्चों 1 मिनट आप मेरी अपनी मैम अगर रीस्टेज ऑनलाइन बोलो। मैम अगर रीस्टेज ऑनलाइन होती है तो वो एमसीक्यू बेस होगी? मेरा तो यही ख्याल है, या एमसीक्यूज या शॉर्ट एससीक्यूज होंगे। मैम वाइवा ले ले प्लीज। अभी तुम लोग कुछ कहते हो, ये तो कोई बात नहीं है ना। पहले मुझे क्या पहले कभी दिए नहीं है, अब एससीक्यूज हम कैसे करेंगे? ये कोई बच्चा कुछ कहते हैं, अब ये दुआ करो कि जो भी हो तुम लोग जो है ना वो टाइम पे सारे आ जाओ और टाइम पे सारा कुछ हो जाए, ठीक है। नहीं है ना रीस्टेज जो है ना 40 ऑलमोस्ट बच्चे जो हैं उनकी अब मंडे को। थैंक यू सो मच मैम। प्रिपेयर करें मंडे को, अगर बच्चे आगे आप ऑन कैंपस, तो ऑन कैंपस हम छोटा सा आपको एमसीक्यूज का वो पेपर दे देंगे, और अगर नहीं आए तो हम घरों में आपको उसी तरह से चलेंगे। अब प्रैक्टिस तो हो गई ना, पीछे कोई नहीं रह जाएगा। आई होप सो। मैम अगर मंडे से कॉलेज खुलता है तो रीसेट किस दिन होगी, क्या कोई डेट है? कुछ नहीं समझ आई, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ अगर मंडे को कॉलेज खुलते हैं तो डेट किस दिन होगी? 7th को आपकी है ना, खुले 7th को, इस स्टेज 7th को होगी। सबसे पहले से 7th को ही हो जाएगी।
मैम सब स्टेज के बारे में भी बता दें, वो भी डिलेड है फिर। हाय अल्लाह, आप सोए हुए थे, मैं इतनी देर से यही तो कह रही हूँ, हमने सब स्टेज भी आगे कर दिए। मैम टाइमिंग क्या होगी फिजिकल क्लास नहीं की? है सब स्टेज की। 9 बजे आना है कि 10 बजे? 9-10 बजे क्यों? 8 बजे नहीं कॉलेज लगता आपका? मैम वैसे ऑनलाइन क्लासेस वो पहली क्लास थी ना लेते हैं हम। ये तो मुझे नहीं पता कि आपकी पहली क्लास कौन सी होती है। ओके मैम अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी देर पहले सर फरजाद का लिंक आया था स्टेज का कल 12 बजे से 1 बजे तक, उसका भी बता देंगे उसका क्या। उन्होंने आपको 12 से 1 बजे का लिंक भेज दिया? मैम आज सबको आ गया ना लिंक। वैसे लेक्चर्स के Mail send- लिंक होते हैं वो एक दिन पहले आ जाते हैं ना, तो जो कल के लेक्चर्स हैं उनके भी आ गए हैं, और जो कल स्टेज होनी थी उसका भी लिंक सर ने भेज दिया है। ये मैं आपको ना, अभी तो मेरी मैम करीम के साथ बात हुई, वो गलती से भेज वो दिया होगा शेड्यूल किसी में ने। होगा ना, वो आईटी डिपार्टमेंट ने भेज दिया, पहले से शेड्यूल में होगा। वो जैसे ये हमारे लेक्चर्स थे ना, वो सारा उन्होंने ऐसे ही भेजा होगा ना। ये लेक्चर्स का भी हम कल तक तो हमारा यही था कि हम लेक्चर्स नहीं आपके ले रहे। मैम कॉलेज खुल रहे हैं। अल्लाह करे खुल रहे, आप दुआई करो बैठ के। मैम प्रॉफ को मैम गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है, आप तुम लोग जो है ना वो ज्यादा वो फैलो ना, गर्मी बहुत है, आप आना पड़ेगा ना। चलो अच्छा बच्चों, इंशाल्लाह समर वेकेशन होंगी फेस टू फेस इंशाल्लाह ऑन कैंपस। इंशाल्लाह चलो अपनी तैयारियां करो। इंशाल्लाह मैम इंशाल्लाह मिस समर वेकेशंस होंगी क्या? मैं पीसी की वजह से नहीं हूँ ना ही मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ। चलो समर वेकेशन मैम आपने आज हमारा दिल खुश कर दिया। छुट्टियां दिल खुश कर दिए। यस मैम, यस मैम। मैम आपने मैम बस एक जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दें। आमीन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह थैंक यू मैम। पीदा हो गया। अल्लाह हाफिज मैम, आप बहुत अच्छी हैं। यार मैम ने ये कहा है कि अगर स्टेज मंडे को कॉलेज खोलते हैं तो मंडे को ही सेल हो जाएगी। हाँ जी बताएंगे ना। मैम ने कहा है कि ना मंडे को 7 को डेट रीस्टेज देंगे है। ना स्टेज की। 7 को रीस्टेज है, अगर तो कॉलेज ओपन हो गए तो कॉलेज में होगी, अगर ना हुए